गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी को नवरात्रों की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी। आज से आपके नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे तो आज की छुट्टी देनी चाहिए थी मुझे भी और आपको भी, क्योंकि मेरा भी फास्ट है और बस सिर्फ पानी पिया सुबह से मैंने, और क्लास लिए जा रही हूँ मैं यहाँ पर। पता नहीं किस समय बीपी लो हो जाएगा और फिर, लेकिन माता रानी आशीर्वाद देंगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा है ना। वैसे तो आज छुट्टी देनी चाहिए थी माता रानी को, है ना। आपको भी, आप में से बहुत सारे बच्चों को फास्ट होगा, किया है ना फास्ट। हाँ जी, हैप्पी नवरात्रे अजय जी, श्रीनिवास और बहुत सारे बच्चे नवरात्रे विश कर रहे हैं। साइंस स्पेशल 14 वाले हैं बेटा, कुछ बच्चे हैं जिनका ये चैप्टर बचा हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को इनके साथ ही करवा रही हूँ। हाँ जी। बाल किशन जी, क्या मैच नहीं हुआ बताइएगा। हैप्पी नवरात्रे। वैसे तो छुट्टी होनी चाहिए थी आज नवरात्रों की, लेकिन क्या करें, अब ऐसा लगता है ना कि पढ़ाए जाओ जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो सारिफ खान जी, ऐसा नहीं है, बच्चे आते हैं इस बैच में भी। कुमार सत्यम जी, आपको भी हैप्पी नवरात्रा। किस किसने फास्ट किया आज? रोशे जी, आपने फास्ट किया कि नहीं किया? मैंने तो फास्ट किए और मैं इस बार मतलब मैं ना बस पिछले 2 साल से बस मैं पूरे 9 फास्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हर साल करती थी, छोटी सी थी तब से ही कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं पूरे कर देती हूँ। इस बार मैं पूरे 9 रखने वाली हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल भी, पहला दिन होता है ना, पहले दिन ऐसा लगता है कि हाँ कुछ खा लो, भूख लग जाती है। 1-2 दिन के बाद सारा हो जाता है। अक्षय कुमार, व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू होता है बेटा, जितना आपने CO2 लिया है उसका, जितना आपने बॉडी में जो CO2 इनहेल किया है और जितना ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया है, उनका जो अनुपात होता है उसे RQ निकालना बोलते हैं। मैं बता दूंगी आपको आगे 1-2 एग्जाम्पल देके ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। जय माता दी, जय माता दी। जो जय माता दी बोल रहे हैं, भगवान करे आपको, आप सभी को माता रानी आपकी सारी विशेष सारी कामनाएं पूरी कर दे। इस बार मेरी बड़ी इच्छा थी नवरात्रों में ना वैष्णो देवी जाने की, लेकिन बस वही है, एप्लीकेशन के काम में लगे हुए हैं। एक बार एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो जाए, 14 अक्टूबर को एप्लीकेशन अपडेट होने वाली है, तो बस वो हो जाए तो फिर है ऐसा लगेगा बस मेरे सारे काम पेंडिंग थे वो सारे हो जाएंगे। बस एक बार सक्सेसफुली माता रानी की कृपा से 14 अक्टूबर को अपना एप्लीकेशन अपडेट हो जाए, उसके बाद सब देखेंगे। उसके बाद जाऊंगी मैं एक बार नवरात्रों में, मन तो था नवरात्रों में जाके आऊं, लेकिन जाके आएंगे। बहुत लोड है अभी दिमाग पर भी बैचेस का। आपको पढ़ाने का है, मुझे पढ़ाने का है, आपको पढ़ने का है, मुझे पढ़ाने का है ना। मैम ल्यूकोसाइट का पार्ट, बेटा ल्यूकोसाइट का बी और टी लिम्फोसाइट बताया था, लेकिन मैंने कहा था बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे जब हम आपको थाइमस ग्लैंड पढ़ाएंगे बाल किशन, जब हम आपको थाइमस ग्लैंड पढ़ाएंगे, क्योंकि थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है बी लिम्फोसाइट, इसलिए मैंने जानबूझ को इसको स्किप करा है बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना था जल्दी से बताइए बच्चा, जो बच्चे नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आइए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम क्लास अभी खुली है, कोई बात नहीं, अभी खुली है तो अभी तो पढ़ पा रहे हैं आप। ईशा कुमारी कह रही मैम मैं ब्लॉक हूं क्या? अरे अरे क्या करोगे ईशा कुमारी, नवरात्रों में तो लड़कियां देवी का रूप होती हैं और देवी को ब्लॉक कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। याद है आपको? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स लिखेंगे। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका क्या काम होता है, हिंदी में बोलेंगे बिंबाणुओं का कार्य, बिंबाणु के कार्य। बिंबाणु बोलो या रक्त बिंबाणु बोलो, क्योंकि खून के अंदर है तो रक्त लगा दो। रक्त बिंबाणु के कार्य। और जब इसके कार्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा तो बता ही दिया था कल की क्लास में। क्या बताया था? कि इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग करवाना। दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? रुधिर का थक्का, ब्लड का क्लोटिंग करवाती हैं। अब बच्चों, ब्लड का क्लोटिंग कब होता है? जब आपको चोट लगती है। मान लो आपके इस हाथ पर चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपको बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारा खून आपका निकल रहा है ना। तो क्या हो गया आप बताओगे? उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है? थोड़ी देर के बाद वहां पर 10 से 12 मिनट के बाद आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। जो खून आपका बह रहा था वो आपका निकल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो खून जो निकल रहा था वो निकलना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस हिस्से पर आपको चोट लगी थी उस हिस्से पर एक केमिकल प्रोसेस हो जाती है, और कौन सी? ब्लड क्लोटिंग हो जाती है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले ब्लड क्लोटिंग क्यों होता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर बच्चों आपको चोट लगी और चोट लगने से आपका खून निकल रहा है, वहां पर अगर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हुई है तो कभी आपका ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, सारा खून बाहर निकल जाएगा। और सारा खून बाहर निकलने के बाद समझ रहे हो आप क्या होगा, बिना खून के क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब कभी भी हमें कहीं चोट लगती है तो उस चोट के जो खून ब्लीडिंग निकल रहा है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। अब बच्चों मैं कुछ फैक्ट बता रही हूं। क्लोटिंग हमेशा आउटसाइड होती है, शरीर के अंदर नहीं होती है। अभी जैसे सिंपल मेरे को कोई चोट वोट नहीं लगी, मेरी वेन्स, मेरी आर्टरीज में बहुत सारा खून बह रहा है, उस खून की क्लोटिंग नहीं होती है। अगर उसकी क्लोटिंग होएगी तो खून जम जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी। क्लोटिंग हमेशा कहां होता है? जहां चोट लगती है। और चोट लगने का मतलब क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब समझ रहे हो आप? जहां पर चोट लगी है, जहां के मसल्स मांस फटा है, जहां की सेल्स खराब हो गई हैं, वहां पर आपका क्लोटिंग होना चाहिए। आउटसाइड होती है, ये याद रखिएगा, है ना बेटा? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या हो गया? जहां पर चोट लगती है वहां पर क्लोट बनना चाहिए। अब बात करते हैं मैम ब्लड का क्लोट कैसे बन जाता है। ध्यान से सुनना। आपको याद है जब मैंने आपको प्लाज्मा करवाया था तो प्लाज्मा में मैंने कहा था प्लाज्मा में होते हैं कुछ क्लोटिंग प्रोटीन। यस मैम, आपने बताया था। कौन कौन से बताए थे? जल्दी से याद करो। इन सबको क्लोटिंग फैक्टर माना जाता है, जो मैं लिख रही हूं यहां पर। कुछ क्लोटिंग प्रोटीन बताए थे प्लाज्मा में, बताओ जरा कौन कौन सा। एक तो मैम आपने लिखवाया था थ्रोम्बिन, एक आपने लिखवाया था प्रोथ्रोम्बिन, एक लिखवाया था आपने फाइब्रिन, ये सब पढ़ा चुकी हूं। एक लिखवाया था आपने फाइब्रिन, एक आपने लिखवाया था फाइब्रिनोजन, ये सारे लिखवाए थे। और मैंने कहा था ये सारे प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड का क्लोट करवाते हैं। तो हमें क्लोट करवाने के लिए हमारे शरीर में क्या क्या होना चाहिए? पहले तो ये सुनो, मैं जो बोर्ड पे चीजें लिख रही हूं इनमें से अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हुई, अगर किसी भी चीज की कमी हुई, बेटा ब्लड का क्लोट नहीं होगा। और ब्लड का क्लोट नहीं होगा, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो खून बहुत ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें आपके खून में होने चाहिए। अब ये बताओ ये सब कहां है? प्लाज्मा में है। प्लाज्मा किसका हिस्सा है? खून का हिस्सा है, आप जानते हैं। प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, आपके खून में इन प्रोटीन के अलावा होना चाहिए एक विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन के। और बच्चों ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। वो कौन सा विटामिन है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? आप बताओगे विटामिन के। नेक्स्ट, आपके ब्लड में होना चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल होता है, एक खनिज तत्व है, और कैल्शियम भी ब्लड क्लोट में हेल्प करता है। कैल्शियम कहां का? हमारे ब्लड का। अब आप मैम ये क्यों बोल रही हैं कहां का कैल्शियम? बच्चों हमारे दांतों में कैल्शियम होता है, हमारे बालों में कैल्शियम होता है, हमारे नाखूनों में कैल्शियम होता है ना, हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो दांत, बाल, नाखून वाला कैल्शियम कभी भी ब्लड का क्लोट नहीं करवाता है। क्लोट कौन सा करवाएगा? जो आपके खून में है। तो याद रखिएगा, एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कहां का कैल्शियम ब्लड का क्लोट करवाता है। तो एक बच्चा कह रहा है दांत का। दांत का नहीं, जब मेरे को चोट लगेगी यहां पर तो दांत वाला कैल्शियम भाग के आएगा क्या यहां क्लोट करवाने? नहीं, खून का। खून तो सब जगह, यहां वहां सब जगह चोट लगती है खून निकलता है। तो खून के अंदर का कैल्शियम चाहिए, खून के अंदर का विटामिन के चाहिए, खून के अंदर के इतने सारे प्रोटीन चाहिए, और इसके साथ और क्या चाहिए होते हैं बेटा? और होते हैं क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर एक होता है फैक्टर 7, एक होता है फैक्टर 9। ये आपको जन्मजात मिलते हैं, मां के पेट से मिलते हैं। ये कौन कौन से? एक होता है फैक्टर 7, एक होता है फैक्टर 9। फैक्टर 7, फैक्टर 9, आप इसको ऐसे लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। फैक्टर 7 कैसे लिखते हैं? देखो भूल गई मैं, ये लो, फैक्टर 7 और फैक्टर 9, ये दो फैक्टर होने चाहिए। मैम ये फैक्टर कहां से मिलते हैं? ये फैक्टर हमें जन्मजात मां के पेट से मिलते हैं।
और जिस इंसान के बॉडी में ये फैक्टर नहीं बनते ना, फैक्टर 7, फैक्टर 9, उस इंसान के खून का क्लोट नहीं होता है और उसे हीमोफीलिया नामक डिजीज बोलते हैं। वो थोड़ी देर के बाद आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना सुन लो कि हमारे खून के अंदर इतनी सारी तो प्रोटीन होनी चाहिए जो ब्लड का क्लोट करवाएं, इतना एक विटामिन के होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, और कुछ होते हैं क्लोटिंग फैक्टर जो हमें जन्मजात मां के पेट से ही मिलते हैं, फैक्टर 7, फैक्टर 9। अब ये सारे मिलकर क्या करवाते हैं? फैक्टर होता है बेटा कारक। फैक्टर का मतलब होता है अंजनी कारक, मतलब जो ब्लड का क्लोट करवाने वाले फैक्टर होते हैं। कारक, फैक्टर, फैक्टर का मतलब कोई चीज है वो क्लोट करवा रही, तो क्लोटिंग फैक्टर नाम रख दिया। तो ये सारे क्लोटिंग फैक्टर माने जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपके ब्लड का क्लोट करवाती हैं। अब बात करते हैं मैम कैसे। तो क्लोटिंग के लिए मेनली 3 केमिकल रिएक्शन होती हैं। थोड़ा सा टफ लगने वाला, ध्यान से सुन लेना, 2 बार रिपीट कर दूंगी, सब समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें मिलकर ही ब्लड का क्लोट करवाती हैं। क्लोट होने के लिए 3 केमिकल रिएक्शन होती है। ब्लड क्लोटिंग की 3 केमिकल रिएक्शन होती है, 3 रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, बस यही आप ध्यान से पढ़ लोगे प्रोसेस, तो आपको अगली बार जब कभी भी चोट लगेगी तो तुरंत आप समझ जाओगे, अरे मैम ने पढ़ाया था, आप देखना मेरी ब्लीडिंग रुक रही है, यहाँ पे क्लोट होने जा रहा है। किस तरीके से? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मान लो ये आपके बॉडी का कोई एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, इस पर आपको चोट लग गई, कैसे भी लग गई, आपको चाकू से कट गया या कैसे भी आपको चोट लग गई, है ना। क्या हो गया? यहां पर चोट लगी। जब चोट लगती है तो चोट लगने से ये हमारी स्किन है, स्किन के नीचे क्या है? हमारा मांस है, हमारी मसल्स हैं। तो यहां की मसल्स क्या हो गई हैं? फट गई है। भाई जब खून निकला, ये स्किन है, स्किन की सबसे बाहरी लेयर है, उसके जस्ट नीचे आपकी मसल्स होती हैं, मांस होता है, उसके नीचे आपकी आर्टरीज, वेन्स ये रहती हैं। तो जब चोट लगी, खून निकला, खून किस में था? आर्टरीज और वेन्स में। इसका मतलब मैम आर्टरीज और वेन्स फट गई होंगी, तभी तो खून निकला होगा। और आर्टरीज और वेन्स कैसे फटी? यहां का मांस फटा, मांस फटने के नीचे आपकी क्या होती है? नसें होती हैं जिनमें खून रहता है, वो नसें भी फट गई। तो ये मांस था, इस मांस के जस्ट नीचे की तरफ ऐसे मान लो आपकी बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स थी ऐसे, और ये कट गई, ये कटी, तो यहां से क्या निकला? खून निकला। तो ये लो, यहां से क्या निकला? खून निकला। या कुछ बुक्स में कैसे लिखा हुआ होता है कि चोट लगी, चोट लगने से सेल्स डैमेज हो गई। भैया मसल्स एक टिश्यू होती हैं, और टिश्यूज किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। तो इन मसल्स के अंदर क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं। तो ये सेल्स फट गई, या मैं बोलूं मसल्स फट गई, मांस फट गया, तो ज्यादा अच्छा क्या लगेगा कि हमारा मांस फट गया, हमारी मसल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं चोट लगने से। जैसे ही चोट लगी, मांस फटा, नीचे की तरफ जो नसें थी उनसे खून निकला, और ये खून निकल के आपका बाहर जा रहा है। ये देखो बहुत सारा खून आपका फ्लो कर रहा है, बहुत सारा। अब ये 7-8 मिनट तक तो आपका खून निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? सबसे पहले आएगा उस ब्लड में से कैल्शियम, इस हिस्से पे जहां पर चोट लगा। भाई खून तो हर जगह घूम रहा है, लेकिन अब क्या होगा? हमारा ब्रेन सिग्नल देगा किसको? खून को, कि भाई खून भाग के जाओ और जिस हिस्से पे चोट लगी है वहां पर क्या छोड़ के आ जाओ? वहां पर छोड़ के आओ कैल्शियम। खून के अंदर ही कैल्शियम है, मैं बता चुकी हूं कि खून वाला कैल्शियम ही क्या करवाता है? ब्लड का क्लोट करवाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? आप बताओगे बेटा यहां पर कैल्शियम आएगा, और कैल्शियम आएगा, और दूसरा क्या होगा? दूसरा बेटा ये जो सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, जिनको चोट लगी है, चोट लगने से जिनको नुकसान पहुंचा है, जैसे ही ये मांस फटा, ये सेल्स डिस्ट्रॉय हुई, यहां से इन डिस्ट्रॉय हुई सेल से एक केमिकल निकलता है, जिस केमिकल को बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जिसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है बेटा? ये है एक केमिकल, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल है। यहां से ही खून से, जहां से खून बह रहा था, उसी खून में कैल्शियम आ गया। जो सेल्स डिस्ट्रॉय हुई थी, उन सेल्स ने एक केमिकल रिलीज कर दिया। कौन सा केमिकल? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में क्या होगा? तो इसी खून के अंदर होते हैं क्लोटिंग फैक्टर। तो सबसे पहला होता है प्रोथ्रोम्बिन। 1 नंबर की केमिकल रिएक्शन होने जा रही है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखवाया था कि प्रोथ्रोम्बिन एक हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है। यस मैम, आपने बताया था। तो क्या होगा? सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन है जो प्लाज्मा से आया है। प्रोथ्रोम्बिन किस में था? प्लाज्मा में था। ये प्रोथ्रोम्बिन
किसकी प्रेजेंस में? ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम और इसकी प्रेजेंस में, पहला है कैल्शियम लिखो, दूसरा इस केमिकल की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है थ्रोम्बिन में। बच्चों ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है? ये काम कर सकता है। एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना, ये प्रोथ्रोम्बिन जिसके आगे प्रो लगा हुआ हो, जैसे याद करो प्रो, एक मैंने आपको पढ़ाया था पेप्सिनोजन, है ना, एक पढ़ाया था प्रोकैसिन भी पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। ये है नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव का मतलब है ये है तो सही हमारी प्लाज्मा में, लेकिन ये काम करने लायक नहीं है। ये प्रेजेंस तो है इसकी, लेकिन ये काम करने लायक नहीं है। तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदलता है। ये पहला केमिकल रिएक्शन होता है जब कभी आपको चोट लगती है तब। ये पहला केमिकल रिएक्शन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या होता है? सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिव किया जाता है ताकि थ्रोम्बिन अपना काम कर पाए। प्रोथ्रोम्बिन काम करने लायक नहीं है, इसे एक्टिव करवाना पड़ेगा। और ये एक्टिव किसकी प्रेजेंस में होगा? कैल्शियम मिनरल और एक केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन दोनों की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन आ गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा मैम? तो आपको मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी नसों में कभी भी खून जमता नहीं है। हमारी नसों में खून जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारी नसों में एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है। और कौन सा? हिपैरिन। बच्चों हिपैरिन ब्लड का क्लोट नहीं होने देता, लेकिन अभी तो आपको ब्लड का क्लोट करवाना है। हिपैरिन कहां पर ब्लड का क्लोट नहीं होने देता? हमारे शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी। लेकिन जब आपको चोट लगी है उस समय तो ब्लड का क्लोट करवाना है। तो हिपैरिन कहेगा कि मैं ब्लड का क्लोट नहीं होने दूंगा और आपको ब्लड का क्लोटिंग करवाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस हिपैरिन को डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। हिपैरिन आएगा भागा भागा, इन प्रोटीन को बोलेगा हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बोलेंगे हम तो ब्लड का क्लोट करवा रहे हैं। तो हिपैरिन कहेगा मेरी प्रेजेंस में कैसे करवा सकते हो ब्लड का क्लोट? मैं तो ब्लड का क्लोट होने नहीं दूंगा। तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है बच्चों? ये थ्रोम्बिन सबसे पहले इस हिपैरिन को डीएक्टिवेट करता है कि तू चुपचाप बैठा रहे, हमें अभी ब्लड का क्लोट करवाने दे। तो ये थ्रोम्बिन किसको डीएक्टिवेट करता है? ये डीएक्टिवेट करता है हिपैरिन को। अब हिपैरिन का रोल खत्म हो गया। हिपैरिन दखल अंदाजी नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट का मतलब है वो काम करने लायक नहीं बचा। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या हुआ मैम? चोट लगी, चोट लगने से हमारा मांस फटा, मांस के अंदर जो सेल्स फटी हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंचा है, वो सेल क्या करती हैं? एक केमिकल रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा, जो हमारा खून होता है उसी खून के अंदर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में एक हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन, जो पहले से नॉन एक्टिव है, उसे एक्टिवेट करवाते हैं ये दोनों। और किस में? तो थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जाकर किसको डीएक्टिवेट करता है? हिपैरिन को। वरना तो हिपैरिन कभी ब्लड का क्लोट नहीं बनने देगा। निशा कुमारी जी, आप क्लास में 20 मिनट लेट आते हैं और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि हाँ जी क्लास लाइव है या नहीं है, और नहीं बोलती हूं तो बोलिए बोलिए बोलिए, आप कमेंट कर रहे हैं। कितना अच्छा चैप्टर चल रहा है, एक जगह भी स्किप करा कुछ समझ में नहीं आएगा आपके खोपड़ी में। तो थ्रोम्बिन, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हिपैरिन को डीएक्टिवेट कौन करता है? तो थ्रोम्बिन। अब हिपैरिन तो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेगा, हिपैरिन कहेगा भाई साहब कर लो, तुम जो करना है वो कर लो। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा? तो दूसरा सुनना, ये थ्रोम्बिन किसके साथ जुड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बहुत अच्छा चीज पढ़ा रही हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में ना बच्चों को बहुत टफ चैप्टर लगता है। जो नीट वीट वाले बच्चे होते हैं ना वो तो पढ़ते भी नहीं है इस चीज को ढंग से, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आप बताओगे? थ्रोम्बिन है, ये जुड़ेगा फाइब्रिनोजन के साथ। किसके साथ? फाइब्रिनोजन। मैं पढ़ा चुकी हूं, और मैंने तो ये भी बताया था कि ब्लड का क्लोट करवाने के लिए जो मेन
नहीं चली नहीं है अभी वीडियो। चल गई चल गई। चलो बच्चों चल गई ना अभी क्लास? ओके चल गई। वो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था ऑब्वियस में एकदम। अब चल गया है। ठीक है चलो सुनो वापस से ना। पता नहीं अचानक से स्क्रीन ब्लैंक सी होगी, फिर मैंने ठीक करवाई है अभी। सुनो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपका कोई वो ना हो। ये पढ़ाया नहीं था, बस यहीं से पढ़ाया था, इतने में चला गया था, मैंने देख लिया मोबाइल में। देखो क्या होता है, जैसे ही आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद ब्लड क्लोटिंग होता है, तो उसके लिए क्या होता है, आपका चोट जहां पर लगा है उस हिस्से का मांस फटता है। मांस में होती है सेल्स, तो वो सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मतलब नष्ट हो जाती है। तो इन डिस्ट्रॉयड सेल से एक केमिकल सिक्रीट होता है। कौन सा केमिकल? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और हमारे खून में होता है कैल्शियम। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहले केमिकल रिएक्शन में हमारे खून में, यहां से जो खून निकल रहा है उस खून में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन होती है जो बेसिकली प्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में किस में आप बताओगे बेटा, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है और इसी थ्रोम्बिन की नॉन एक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन होता है। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ ये हिपैरिन को डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि जब तक हिपैरिन की प्रेजेंस होगी, अगर ये एक्टिव रहेगा तब तक ये ब्लड का क्लोट नहीं जमने देगा, क्योंकि इसका नेचर होता है एंटी क्लोटिंग फैक्टर माना जाता है, ये क्लोट नहीं बनने देता है। तो ये पहला केमिकल रिएक्शन है जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब दूसरे केमिकल रिएक्शन में यही थ्रोम्बिन जाता है और जाकर जुड़ जाता है किसके साथ, फाइब्रिनोजन के साथ। मैंने आपको जब प्लाज्मा पढ़ाया था तो वहां पर एक चीज पढ़ाई थी कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो मेन प्रोटीन माना जाता है किसके लिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए। पढ़ाया था ना मैंने कहा था कि अब तो क्लास चल रही है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी भी एक बच्चा कह रहा है अभी भी क्लास नहीं चल रही है। चल गई। अब तो बिल्कुल सही चल रही है, अब तब मजे ले रहे हो। ठीक है चलो देखो, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि ये मेन प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा में होता है और जो क्या करता है, जो कि हमारे ब्लड का क्लोट करवाता है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। अब बेटा फाइब्रिनोजन किस में बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। क्या फाइब्रिनोजन होता है एक पॉलीमर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। क्या होता है पॉलीमर, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां, ऐसे बहुत छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक बड़ा सा यूनिट बनता है। ये जो बड़ा सा यूनिट बना है इसे हम पॉलीमर, इसे हम बहुलक कहते हैं। और जिन छोटी छोटी यूनिट से बना है उन्हें हम मोनोमर कहते हैं, उन्हें हम एकलक इकाइयां कहते हैं। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब छोटी छोटी यूनिट्स, छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट, n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं, तब जाकर एक बड़ा सा क्या मिलता है, हमें पॉलीमर मिलता है, बहुलक मिलता है। तो बेटा जब फाइब्रिन की n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ती हैं तो एक बड़ा सा प्रोटीन बनता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। किसका बहुलक है आप बताओगे बेटा, ये है इस मोनोमर का। मोनोमर का मतलब होता है एक लक इकाइयां। जब बहुत सारी फाइब्रिन की यूनिट जुड़ती हैं तब जाकर एक पॉलीमर बनता है। कौन सा आप बताओगे, फाइब्रिनोजन। अब मैं यूं कहूं कि अगर आपने फाइब्रिनोजन को तोड़ा तो आपको ये छोटी छोटी इकाई मिलेंगी। जब मैं इस बड़े से यूनिट को तोड़ूंगी तो ये छोटी छोटी यूनिट मिलेंगी, आपको मिलेंगी ना। तो ऐसे ही ये थ्रोम्बिन आता है और ये इस फाइब्रिनोजन को तोड़ता है, और फाइब्रिनोजन को तोड़ते हैं तो बहुत छोटे छोटे ऐसी यूनिट मिलती हैं जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन क्या होते हैं बेटा, फाइब्रिन होते हैं ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक प्रोटीन है, धागे नुमा वाला प्रोटीन है, ऐसे ऐसे धागे नुमा प्रोटीन होता है। ऐसे बहुत सारे आपके खून के अंदर जहां क्लोटिंग होनी है वहां पर ऐसे बहुत सारे फाइब्रिन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ फाइब्रिन।
ये धागे जैसी प्रोटीन होती है। ये धागे जैसी प्रोटीन क्या करेगी, जो ब्लड की सेल्स हैं, खून में क्या है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है, और ये फाइब्रिन क्या करेगा, ऐसे बहुत सारा धागे नुमा प्रोटीन निकलेगा और ये सारी की सारी सेल्स को ऐसे अपने साथ बांध लेगा, खून के सारे कंपोनेंट को यहीं जोड़ लेगा, ऐसे ऐसे सारे खून के कंपोनेंट यहीं पर फंस जाएंगे इन धागों के अंदर। जैसे आप मोती पिरोते हो धागों के अंदर, वैसे ही हमारे खून के सारे कंपोनेंट्स इन फाइब्रिन के अंदर फंस जाएंगे, और फंसने से फिर आखिरी केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो बच्चों ये फाइब्रिन इस तरीके से अपने साथ ब्लड के कंपोनेंट को फंसा लेगा कि वो ब्लड के कंपोनेंट वहीं फंस जाएंगे, उनकी बाहर नहीं निकलेगा, वो ब्लीडिंग में बाहर नहीं जाएंगे और आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो फिर तीसरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ये फाइब्रिन और फाइब्रिन के साथ क्या आपका जितना भी ब्लड कंपोनेंट्स है, या आप लिख दीजिए ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, तो मैंने कंपोनेंट्स लिख दिया है, जो भी आपके ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं ये इनके साथ जुड़ेंगे और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे बहुत सारा फाइब्रिन पड़ा है और इनके बीच में ऐसे सारे के सारे ब्लड कंपोनेंट्स ऐसे फंसे पड़े हैं। तो जो खून आपका बाहर निकल रहा था वो खून यहीं पर आपका ऐसे रह जाएगा, और इसे बोलेंगे हम ब्लड क्लोटिंग, इसे बोलेंगे हम ब्लड क्लोटिंग, इसे कहेंगे हम रुधिर का थक्का जम गया। और ब्लड क्लोटिंग हो गई तो अब आपका क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा। जो खून आपका बह रहा था चोट लगने से, वो खून बाहर नहीं निकलेगा, वो वहीं पर फंस के रह जाएगा। इस तरीके से ब्लड का क्लोट होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर ये जो थ्रोम्बिन वाला केमिकल ये रिएक्शन हुआ है, यहां पर चाहिए होता है विटामिन के भी, इसीलिए विटामिन के की प्रेजेंस में ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है, इसीलिए हम बोलते हैं विटामिन के ब्लड का क्लोट करवाने में सहायक होता है। और यहीं पर कुछ फैक्टर भी चाहिए होते हैं बेटा, कौन कौन सा, एक तो हो गया फैक्टर 7, कौन सा, फैक्टर 7, और दूसरा हो गया फैक्टर 9। ये दो फैक्टर चाहिए होते हैं। ये सारी केमिकल रिएक्शन होने में ये दोनों फैक्टर अपना रोल अदा करते हैं। हाँ जी, फाइब्रिनोजन के मोनोमर को रोहित राज जी फाइब्रिन कहेंगे। अब मैं एक बार फिर से समझाती हूं, सिर्फ सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे फिर हम आपको सारे क्वेश्चन भी करवा देंगे, ताकि आपका ये चैप्टर आपका अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं दोनों बता दूंगी, बस थोड़ी देर आप रुकिएगा। कैसे, तो बच्चों ध्यान से सुनना। आपको चोट लगी, इस हिस्से पे चोट लगा, चोट लगने से सेल्स डिस्ट्रॉय हो गया, मांस फट गया, नसें फट गई, खून निकल रहा है। उस खून में है कैल्शियम, जहां जहां पेन चल रहा है वहां देखना। जो मसल्स मांस फटा उसमें जो सेल्स होती हैं वो एक केमिकल रिलीज करती हैं, और कौन सा केमिकल, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो खून निकल रहा था उसमें एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, जो नॉन एक्टिव है। इसे एक्टिव करवाना है तो इसे कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन देना पड़ेगा। इन दोनों की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन सबसे पहले जाएगा, हेपारिन को डीएक्टिवेट करेगा, पहला क्वेश्चन एग्जाम का। दूसरा, यही थ्रोम्बिन और विटामिन के दोनों एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब समझते हैं क्या आप? कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं बेटा? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं। तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसे फास्ट करवाएंगे कैटलिस्ट। तो यहां पर थ्रोम्बिन और विटामिन के कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और इस फाइब्रिनोजन को बदल देते हैं फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। जब वो टूटेगा तो ऐसे थ्रेड जैसी, ऐसे धागे जैसी प्रोटीन निकलेंगी, ऐसे बहुत सारी। और ये धागे जैसी प्रोटीन जितना भी आपके ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको यहां बांध के रख लेंगी। तो जहां पर आपको चोट लगी थी, चोट लगने से यही चीजें तो बाहर निकल रही थी, लेकिन यही चीजें यहीं पर रह गई बंद के, तो इसे बोल दिया कि ब्लड का क्या हो गया, क्लोट हो गया। ब्लड क्लोटिंग हो गया, रुधिर का थक्का जम गया।
तो अगली प्रोसेस में फाइब्रिन और सारे ब्लड के कंपोनेंट जुड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे बिखरे हुए मोती हैं, उनको आप क्या करते हैं, माला में पिरो देते हैं, वैसे बहुत सारे ब्लड के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो माला में पिरो दिए जाते हैं। और किसकी माला? फाइब्रिन की माला। इसीलिए तो मैंने लिखवाया था फाइब्रिनोजन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। अगर फाइब्रिनोजन नहीं होते तो ये ऐसे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर नहीं निकलती, और नहीं निकलती तो कभी भी ब्लड का क्लोट नहीं होता। तो अगर आपके खून में फाइब्रिनोजन की कमी हो गई तब भी बेटा आपको ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा। समझ गए हैं आप मेरी बात? समझ गए? और कुछ फैक्टर होते हैं जो भी एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। ये जन्मजात मिलते हैं आपको फैक्टर बच्चों, फैक्टर 7, फैक्टर 9, ये आपको मां के पेट से मिलते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाएगी आपके शरीर में तो बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये जो फैक्टर बोलते हैं, जिन्हें हम, ध्यान से सुनना, इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्योंकि इनकी खोज कब हुई थी? क्रिसमस के दिन हुई थी। इनकी खोज क्रिसमस के दिन हुई थी, 25 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हम इनको क्रिसमस कारक भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्रिसमस कारक, क्रिसमस कारक। और क्या इनको बोलो? क्लोटिंग फैक्टर। वो फैक्टर जो आपको जन्मजात मिले हैं बेटा, मां के पेट से मिले हैं। कौन कौन से हैं? एक मान अरे यार, अपडेट करने की जरूरत है इसे। बच्चों चल गई है ना क्लास? अभी बताना क्लास चल गई है ना? पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज बार बार ब्लैंक हो जा रहा है। हाँ, कोई थोड़ा सा ना वो हो गया है,
अब ठीक है, अब आ गया। देखो क्या हो गया है इसमें, बार बार शायद ना सिस्टम को अपडेट करना है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारे सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है, बेचारे को बार बार ब्लैंक होता जा रहा है। चलो अभी चल गई है। नरेंद्र कुमार मीना जी का कहना है, नरेंद्र कुमार मीना बहुत पिटोगे, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं, कोई सिस्टम अपडेट करने का। माता रानी मुझे लगता है दुखी है आप लोगों से, है नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता नवरात्रों के पहले दिन ऐसी प्रॉब्लम आए। कभी प्रॉब्लम नहीं आती मेरी क्लास में। चलो अब उम्मीद करते हैं कि अब नहीं आएगी, एकदम सही चल रही है अभी। चलो सुनो, मैंने क्या बोला एक बार सुनिएगा बोर्ड पे। मैंने कहा कि जो फैक्टर 7 और फैक्टर 9 होते हैं इन्हें कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर, इन्हें कहा जाता है क्रिसमस कारक। फिर से बताते हैं आपको, ये क्रिसमस कारक या इन्हीं को हम क्लोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। लेकिन ये फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं। बाय बर्थ का मतलब है ये हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं, ये पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आगे से आगे क्या होते हैं, जीन के थ्रू आगे से आगे। मैंने जीन के बारे में पढ़ाया था आपको कि जीन क्या करता है। जीन कुछ कैरेक्टर हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं, उन्हें अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो ऐसे ही ये जो कैरेक्टर होते हैं ये जीन के थ्रू हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, उनके जीन में या उनके क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो गई किसी भी टाइप की। तो क्या हो गया कि उन लोगों के अंदर ये फैक्टर आगे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, ये फैक्टर 7 और फैक्टर 9 आगे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। और जब नहीं होते हैं तो यहां से एक जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है या एक हेरिडिटरी डिजीज बनती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम बोलते हैं बेटा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज होती है। क्या हो गया कि एक जेनेटिक डिजीज होती है हीमोफीलिया, इसी को हम आनुवंशिक रोग बोलते हैं। और ये आनुवंशिक रोग क्यों है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर किसी किसी इंसान में जीन या उसके क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने की वजह से उसके बॉडी में ये फैक्टर 7 और फैक्टर 9 पिछली जनरेशन से नहीं आए। और जब नहीं आए तो ऐसे लोगों में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। और ऐसे लोगों को जब जब चोट लगती है तब तब उन लोगों का ब्लड का क्लॉट बनेगा नहीं और उन लोगों की ब्लीडिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, है ना, होती जाएगी, होती जाएगी। और इसी बीमारी का एक दूसरा नाम होता है, इसे कहा जाता है रॉयल डिजीज, शाही बीमारी, क्योंकि सबसे पहले शाही खानदान में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले ये बीमारी पाई गई थी। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले हुई थी ये, और उसके बाद लोगों को धीरे धीरे मालूम चलने लगा था कि ऐसी कोई बीमारी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, या क्लॉटिंग होगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बेटा अगर मैं बात करूं ना कि क्लॉटिंग का टाइम कितना होता है, नॉर्मली क्लॉटिंग का टाइम बस 4 से 5 मिनट होता है, और मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम मानोगे तो बेटा 15 मिनट से ज्यादा अगर ब्लड का क्लॉट नहीं हो रहा है तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, या तो कैल्शियम नहीं है, या विटामिन के नहीं है, या फैक्टर 9 और ये नहीं है। तो याद रखिएगा कि इस बीमारी के अंदर लोगों के बॉडी में जेनेटिकली कुछ फैक्टर नहीं होते हैं जिन्हें क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। और जब ये नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों में या तो ब्लड का क्लॉट ही नहीं होगा, या क्लॉट तो होगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मान लो 2 घंटे लग गए क्लॉटिंग में, होना चाहिए था क्लॉटिंग 4 से 5 और मैक्सिमम 15 मिनट मैक्सिमम, है ना, और आपका लग गया 2 घंटे। 2 घंटे तक तो आप सोचिए कितना खून बह जाएगा, और आपके बॉडी में तो 5 से 6 लीटर खून होता है। तो इसीलिए आप बताओगे बेटा रोसे, बेटा विटामिन के कैटलिस्ट की तरह काम करता है।
ठीक है, तो इन लोगों के अंदर ब्लड का क्लोट अच्छे से नहीं बन पाता है। और ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हुई थी, और क्वीन विक्टोरिया की फैमिली आप जानते हैं एक रॉयल फैमिली है, इसलिए इसे रॉयल डिजीज का नाम दिया गया। बिहार में एक परिवार है, आप पढ़ लेना, करंट में आप पढ़ते होंगे आप, बिहार में एक फैमिली है, उसकी 9 जनरेशन तक ये बीमारी अभी तक ट्रांसफर हो रही है। इंडिया में बिहार में एक परिवार है, उसमें 9 जनरेशन 9 पीढ़ी तक ये बीमारी ट्रांसफर हो गई है, और उनके लोगों के सैंपल लेकर जाते हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फैक्टर 7 और फैक्टर 9 ये हमारे खून में ही होते हैं, लेकिन ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं। अब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसे हीमोफीलिया डिजीज कहा जाता है ना। बात समझ में आ गई मेरी बात? अब बात करते हैं बेटा क्या कि अगर हमारे बॉडी में जैसे आरबीसी कम हुआ तो क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी कम हुआ तो क्या हुआ, ऐसे ही अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाए, प्लेटलेट्स की संख्या में डिक्रीज हो जाए, मान लो प्लेटलेट्स क्या होगी, डिक्रीज हो गई, और प्लेटलेट्स का मेन काम हमने क्या लिखा है, ब्लड क्लोटिंग करवाना। मेन काम होता है प्लेटलेट्स का उस फाइब्रिन प्रोटीन के साथ जुड़कर और ऐसे उसके अंदर फंस जाना, धागे नुमा संरचना के अंदर फंसकर वो ब्लड का जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक देते हैं। बेटा आपको पता नहीं है, और उनका जेनेटिक डिजीजेस का इलाज नहीं होता है, आनुवंशिक रोगों का कोई बीमारी नहीं, इलाज नहीं होता, आपको मालूम नहीं है ये बात? ठीक है, तो प्लेटलेट्स डिक्रीज होने से ब्लड का क्लोट नहीं होता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा, नो ब्लड क्लोटिंग, या क्लोटिंग तो होगी ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, या क्लोटिंग होगी लेकिन टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, और जितना ज्यादा क्लोटिंग में टाइम लगेगा प्यारे बच्चों उतना ज्यादा खून बाहर निकल जाएगा। अब अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो गई बेटा, ज्यादा हो गई तो ये ब्लड का क्लोटिंग हमारे शरीर के अंदर कर देते हैं, और इनसाइड द बॉडी क्लोटिंग कहां होने लग जाती है, इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ही ब्लड का क्लोट बनने लग जाएगा। भाई अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हुई तो फैक्टर भी ज्यादा हो गए, और फैक्टर ज्यादा हुए तो शरीर के अंदर क्लोट बन गया, और शरीर के अंदर जब कभी क्लोट बनता है तो उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और थ्रोम्बोसिस होने से ब्रेन हैमरेज या कहीं का भी खून है वो जम जाएगा, नसें फट जाएंगी। आप खुद सोचो कि ये एक कोई वेन है या आर्टरी है, इसके अंदर ऐसे खून जा रहा था, लेकिन आपके खून के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होगी, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड का क्लोट करवाना, और अब बहुत ज्यादा ब्लड प्लेटलेट्स होगी तो ऐसे इस खून की क्लोटिंग हो जाएगी अंदर, और ये खून की क्लोटिंग हुई तो खून अंदर ही जम गया आपकी नसों के अंदर, और अंदर जम गया तो उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो ना ही तो प्लेटलेट्स कम होनी चाहिए, ना ही प्लेटलेट्स ज्यादा होनी चाहिए बेटा। इसे आपने सुना ना, ब्रेन हैमरेज हो गया किसी इंसान का, हैमरेज में क्या होता है, नसों के अंदर खून जम जाता है, नस फट जाती है, उसी को तो हैमरेज कहा जाता है। तो कहीं पर भी किसी भी नस के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है। अब आम दिनों में आजकल कितनी सारी बीमारियां सुनते हैं आपकी, फलाने के इंसान की हार्ट की नस ब्लॉक हो गई, उसे हार्ट अटैक आ गया, उसके ब्रेन की नस फेल हो गई, ऐसा कुछ आप सुनते होंगे बहुत बार, है ना। तो ये याद रखिएगा बेटा, है ना। प्लेटलेट्स की कमी होने से क्या होता है, ब्लड का क्लोट नहीं होगा या टाइम ज्यादा लग जाएगा। प्लेटलेट्स ज्यादा होगी तो क्लोटिंग होनी थी जहां चोट लगती है वहां, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का क्लोट जम जाएगा, जिसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जिसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अब आपने मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे जो एग्जाम में आते हैं अक्सर, ठीक है, बड़ी आम बात है ये, आजकल हर लोगों को मिलती है, नसें फटना, नसें ब्लॉक होना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं आपसे, इनका आंसर दीजिएगा, तब तो मैं मानूंगी कि आपको एग्जाम में आपके अच्छे क्वेश्चन कर लोगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो उनका काम ब्लड का क्लोट करवाना होता है। चलो, कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग करवाती हैं। अब फिर क्लास रुक गया है क्या? मैं तो परेशान हो जाऊंगी अगर फिर रुक गया है तो। फिर तो मुझे आज बुलाना पड़ेगा टेक्निकल टीम से किसी को और ठीक करवाना होगा,
चलो जल्दी आंसर करो। कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड का क्लोट करवाती हैं? दीपांकर का कनौजिया का आंसर आया WBC। दीपांकर जी क्या दिमाग कहीं और लेकर पढ़ते हैं क्या? कौन सी ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स ब्लड का क्लोट करवाती हैं? अगर आप ऐसा एग्जाम में करके आओगे तो फिर तो हो गया आपका काम। नेक्स्ट बताओ, कौन सा मिनरल है, कहां का और कौन सा मिनरल है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? कौन सा मिनरल, कौन सा पोषक तत्व और कहां का और कौन सा, जल्दी बताइएगा, जो ब्लड का क्लोट करवाता है? फटक 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 फटक। कहां का और कौन सा? कैल्शियम। बहुत बढ़िया, कैल्शियम कैल्शियम। नेक्स्ट आपसे पूछ ले, कौन सा विटामिन है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? चलो आंसर दो। कौन सा विटामिन है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? विटामिन के। कौन से फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर? कौन से फैक्टर? क्रिसमस फैक्टर। और ये क्रिसमस फैक्टर क्या, कौन कौन से? फैक्टर 7, फैक्टर 9 माने जाते हैं। और अगर ये नहीं हुए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया कैसा बीमारी है? एक हेरिडिटरी, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रोटीन है जो ब्लड का क्लोट नहीं होने देता, जो क्लोटिंग नहीं होने देता है हमारे शरीर में? जो क्लोटिंग नहीं होने देता है उसका नाम बताओ। होने देता है उसका नाम बताओ बेटा, जो ब्लड का क्लोट नहीं होने देगा। हिपैरिन। हिपैरिन सही आंसर कर रहे हैं सब लोग। अगला, ब्लड क्लोटिंग के लिए मेन प्रोटीन कौन सा है? मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, चलो आंसर करो। मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, क्या आंसर करोगे? मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का। अभी हम कुछ बातें और बताएंगे, खत्म नहीं हुई है। कौन सा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, शाबाश शाबाश। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर शायद आप लोग बहुत आसानी से दे सकते थे। आप जिनका आंसर नहीं दे सकते वो सुनो क्या। आप जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्लोट कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन होता है, और कौन सा होता है? हिपैरिन। ये हिपैरिन कौन बनाता है? तो आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, कुछ अमाउंट में बेसोफिल्स बनाती हैं, याद है? पहले हमने इसिनोफिल लिख दिया था, फिर करेक्ट करवाया था। और कुछ अमाउंट में लीवर बनाता है। बताई थी ये चीजें आपको मैम ने। मैंने कहा था हिपैरिन कुछ बेसोफिल्स बनाती है, कुछ लीवर बनाती है। अब मान लो हिपैरिन, बेसोफिल्स और लीवर ये दोनों ही ना हो आपके शरीर में। मान लो आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, आपका लीवर खराब हो गया, और आपके बॉडी में बेसोफिल्स भी बहुत वैसे ही कम होती हैं और कम हो गई, तो उस समय क्या होगा? उस समय डॉक्टर क्या करेगा? एक तो हिपैरिन नहीं है, हिपैरिन नहीं है तो नसों के अंदर खून जमेगा ही जमेगा। भैया हिपैरिन क्या करता है? ब्लड का क्लोट नहीं होने देता है। अब हिपैरिन नहीं है तो फिर क्या होगा? ब्लड का क्लोट होगा। ब्लड का क्लोट होगा, कोई नस ब्लॉक होगी, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई साहब आपके बॉडी में लीवर वीवर खराब हो गया है, या लीवर में कोई सूजन हुई, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, या बेसोफिल्स की संख्या कम हो गई है, तो आप में हिपैरिन बनना ढंग से काम नहीं है। तो डॉक्टर आपको क्या देता है? आर्टिफिशियल हिपैरिन देता है। क्या देता है? आर्टिफिशियल हिपैरिन देता है। ये तो नेचुरल था, आपके बॉडी नेचुरल तरीके से बना रही है। और ये क्या है? ये है कृत्रिम हिपैरिन। कृत्रिम का मतलब है जो आपको बाहर से देगा डॉक्टर। और ये आर्टिफिशियल हिपैरिन जो दिया जाता है उसका मेन कंपोनेंट होता है हीरुडिन। हीरुडिन, हीरुडिन कभी आपने सुना हो तो, हीरुडिन। और ये हीरुडिन कहां से मिलता है? लीच जानते हैं? लीच, लीच के सलाइवा से, लीच के लार में पाया जाता है। लीच जिसे आप जोंक बोलते हैं, जो ब्लड सकर होती हैं, खून पी जाती हैं आपका, अगर आपके शरीर में छोड़ दो ना आपका खून पी जाती हैं वो। तो याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, अगर आपके बॉडी में हिपैरिन नहीं है तो डॉक्टर हीरुडिन नामक एक केमिकल देता है इंजेक्शंस की फॉर्म में, है ना। या आपको क्या लगाता है? ब्लड थिनर्स लगते हैं आपको। ब्लड थिनर क्या होते हैं? जो खून को पतला कर दे, क्योंकि आपका खून गाढ़ा हो होकर जम गया है ऐसे नसों में। हिपैरिन नहीं था इसलिए आपका खून ऐसे जम गया है।
तो डॉक्टर क्या करता है, इस हीरोडिन को किसकी फॉर्म में, ब्लड थिनर की फॉर्म में। ब्लड थिनर होते हैं जो आपके खून को पतला करें, और ब्लड थिनर के साथ साथ कुछ स्टेरॉइड भी देता है डॉक्टर। अगर आपने सुना हो कि मेरे पापा को यार हार्ट अटैक आया था, उनकी नसें वगैरह ब्लॉक हो गई थी, तो डॉक्टर अब ये ना एडमिट करके उसे स्टेरॉइड चढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पापा का खून जो है, आपका मतलब कभी ना हो, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूं, खून अंदर जमने लग गया था, खून गाढ़ा हो गया था, बिकॉज आपके पापा के बॉडी में हेपारिन नहीं था। तो आप डॉक्टर क्या कर रहा है, कुछ ब्लड थिनर दे रहा है, उसके अंदर हीरोडिन डाल रहा है, और ये हीरोडिन उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आपका नेचुरल हेपारिन कर रहा था। किसके साथ? स्टेरॉइड वगैरह मिलाकर देता है इंजेक्शन के फॉर्म में। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से आपको बाहर से चढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपने कभी ब्लड बैंक में देखा होगा, आप या खून कभी आपने डोनेट किया है, किसी भाई बंधु ने खून दिया है, अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा आपका खून निकाला और निकाल कर एक कंटेनर में डालते हैं या एक थैली में डालते हैं, उस थैली में तुरंत डाल देते हैं, और उस थैली में पहले से एक केमिकल भरा हुआ होता है। अगर इस केमिकल के अंदर आपका खून नहीं डालेंगे तो भाई साहब जो आपने खून दिया था वो खराब हो गया है, वो अगर किसी को चढ़ेगा तो सामने वाला मर भी सकता है ना। तो जब कभी भी क्या होता है, ब्लड बैंक में आपका खून जमता नहीं है, खून जमता नहीं है, आपके शरीर में तो कौन नहीं जमने देता, हेपारिन, लेकिन आप ब्लड बैंक में हेपारिन थोड़ी होगा, हेपारिन तो अंदर बनता है। या आप जब कभी भी ब्लड डोनेट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका खून निकालते हैं तो एक पहले से पाउच होता है, कंटेनर होता है, उसके अंदर या तो वो केमिकल पहले से ऐड होता है या खून डाल के तुरंत उसके अंदर इंजेक्शन लगा के ऐसे एक थैली के अंदर एक केमिकल डालते हैं। अगर आपने दिया होगा तब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर गैप हो गया इस केमिकल और इस खून के बीच में जो आपने डोनेट किया है, बेटा आपका खून खराब हो गया, आपका खून खराब हो गया, आपकी डेथ हो सकती है, जिसको चढ़ेगा उसकी आप डेथ करवा सकते हो। तो उसमें डाले जाते हैं, ब्लड बैंक में खून जमता नहीं है बिकॉज वहां पर कुछ केमिकल काम में लिए जाते हैं, और इन केमिकल से क्या होता है, ये खून को जमने नहीं देते हैं। और ये कौन से केमिकल होते हैं, ये एक तो होता है बेटा कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट होता है, कैल्शियम सिट्रेट, और दूसरा होता है सोडियम ऑक्जिलेट, दूसरा होता है सोडियम ऑक्जिलेट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्लड बैंक में ब्लड जमता नहीं है, क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं जो एंटी क्लोटिंग फैक्टर माने जाते हैं। ये क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टी होती है एंटी क्लोटिंग, ये ब्लड का क्लोट नहीं होने देंगे। तो अगर ये नहीं डाले तो जो खून है वो जम जाएगा, और आपने जमा हुआ खून किसी को चढ़ा दिया तो भाई साहब वो मर जाएगा, सामने वाला मर जाएगा। तो ये हमारे बॉडी में हेपारिन था, और अगर हेपारिन कम हो गया तो शरीर के अंदर ही डालना है, तब हीरोडिन या स्टेरॉइड या ब्लड थिनर देगा डॉक्टर। और अगर आपने खून दिया है ब्लड बैंक में किसी की जान बचाने के लिए, तो उस खून में कैल्शियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जिलेट जैसे एंटी क्लोटिंग फैक्टर, एंटी क्लोटिंग केमिकल ऐड किए जाते हैं ताकि वो खून का क्लोट ना हो जाए। वरना तो वो खून आपने किसी को चढ़ाया तो उसकी ब्लड सेल्स पहले से जमी हुई चढ़ाई और उसका शरीर के अंदर खून और जम जाएगा और आपका डेथ हो जाएगा। इसलिए ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें कुछ क्वेश्चंस थे जो वह आपके ये क्या होते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। मैडम जी विदाउट केमिकल ब्लड कितना टाइम, बेटा ब्लड 3 से 4 मिनट विदाउट केमिकल सही हो सकता है, उसके बाद वो ब्लड सेल्स जुड़ने लग जाती हैं, क्योंकि खून के अंदर तो प्लाज्मा भी है, खून के अंदर थ्रोम्बिन भी है, खून के अंदर फाइब्रिनोजन भी है ना, तो वो क्लॉटिंग तो होगी। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में जो मैंने बता दिया है। और आज यहां पर समाप्त होता है आपका आरबीसी कंप्लीट, आपका डब्ल्यूबीसी कंप्लीट, आपका प्लेटलेट्स कंप्लीट, प्लाज्मा कंप्लीट। अब आपको कैसे पढ़ना है, प्लाज्मा का फंक्शन पहले ही पढ़ा चुकी हूं, आरबीसी करवा दिया, डब्ल्यूबीसी करवा दिया, प्लेटलेट्स करवा दिया, क्लोटिंग कैसे होती है बता दी। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड के कंपोनेंट्स खत्म हो गए, अब ब्लड ग्रुप। और कल की क्लास कोई मिस मत करना, क्योंकि कल से हम ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। कौन किसको खून दे सकता है, भले ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए,
लेकिन डेली लाइफ में आप कभी नहीं भूलने वाले हो कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो मैं इससे खून ले सकता हूं, इसको दे सकता हूं। मेरी मम्मी का ये है तो मैं इसको दे सकता हूं, मम्मी का इसको ले सकता हूं। कल की क्लास याद रखना बेटा, ब्लड ग्रुप वाली कोई मिस नहीं करेगा। कल और परसों 2 दिन की क्लास आपकी जीवन में हमेशा काम आएगी। भले ही चाहे आपके एग्जाम में मैं मान लेती हूँ क्वेश्चन नहीं आए, ऐसे तो आते हैं बहुत सारे, देखे होंगे आपने। ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को खून दे सकता है, बी वाला किस किस से ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर, उसके बाद सबसे इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, आरएच पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास भी रहने वाली है, यह भी आप यकीन मानिएगा, है ना। मैम ब्लैक बोर्ड पे मत पढ़ाओ, ठीक है, कल से वापस ग्रीन कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक पे नहीं पढ़ाऊं तो कल से मैं ग्रीन पे पढ़ा दूंगी, जैसा आप कहें, है ना। कल और परसों 2 दिन की क्लास बिल्कुल मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है ना। ठीक है। आनंद चौहान, मैं आपका कमेंट बिल्कुल देखती हूँ। अमित मेहता कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो बस बहुत अभी थोड़ा लोड चल रहा है एग्जाम, वो हमारी ऐप अपडेट करने का। आप यकीन मानिए दिन रात उसी में लगे रहते हैं हम, क्योंकि इतना सारा डेटा नई ऐप में डालना, आप बच्चों का डेटा, सारी वीडियोज रिकवर करनी, फिर उसको आप सब बहुत, मतलब ऐसा समझ, कल रात को मैं 3:30 बजे सोई हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बेस्ट तो मैं ही जान सकती ना कि कितना अच्छे से मैंने कहाँ पर कौन सी वीडियो कहाँ डाली होगी। बस आप लोगों को अच्छा देने के लिए, कि अच्छा करने के लिए, कि बच्चा टेस्ट सीरीज भी वहाँ से ले ले, बच्चा किताब भी परचेज कर ले, सारे काम कर ले। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूँ, मैं एक कंप्लीट साइंस की एक ऐसी किताब लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन दिवाली तक नहीं आ पाएगी, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको कि अगर आपने उस किताब के, अगर एक बार, अप्रोक्स 4000 के लमसम क्वेश्चन होने वाले इस किताब में, अगर आपने एक बार पढ़ लिए, आप कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना उससे बाहर आज तक के नहीं दिए। इतना अपडेट किताब देने वाली हूं मैं आपको, है ना बेटा। 14 अक्टूबर को कब ऐप अपडेट होगा? 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों में किताब होगी मेरी। हिंदी की इस बार मैंने सीख लिया आप लोगों से, जब मैं बायोलॉजी वॉल्यूम 1 लाई थी तो मैंने हिंदी इंग्लिश मुझे लगा एक साथ लिख दूं, लेकिन इस बार हिंदी अलग इंग्लिश अलग, भाई साहब पहले दिन से अलग अलग हो, ऐसे किताब लेकर आऊंगी मैं। आप लोग उसके बाद आपकी साइंस की क्वेश्चंस की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आप लोग यहाँ थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मामला ही खत्म, मामला ही खत्म। लेकिन किताब आएगी बेटा दिवाली के बाद, जस्ट दिवाली के बाद जैसे ही आप आओगे आपको मेरी किताब मिल जाएगी मार्केट में। और 14 को क्या क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए। नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ नहीं, नेटवर्क तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये बताओ कि मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? मैम बुक का प्राइस 1500 रखना मैम जी। अच्छा इतना ज्यादा? बेटा 5 बच्चे भी नहीं लेंगे, बोलते बोलते हैं बच्चे लेंगे नहीं। नहीं, किताब का प्राइस ज्यादा नहीं, जो भी आप लोग डिसाइड कर देना कि मैम इसका प्राइस ये रखना है ना। पढ़ने में मजा आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। चलो फिर नई एप्लीकेशन के साथ हम 14 अक्टूबर को उम्मीद करते हैं। 14 अक्टूबर को कोई क्लास नहीं होगी आपकी, बस सिर्फ आपको ऐप अपडेट मिलेगी। अब वो उसके बाद आपको अपडेट करना है बढ़िया से। 1-2 दिन तो आपको भी हैंडी होने में टाइम लगेगा एप्लीकेशन को, इसलिए हम 14 अक्टूबर को सारी क्लासेस ऑफ रख के सिर्फ बच्चों के। और देखो अगर कोई नई ऐप अपडेट हो, मैं हर बैच में बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, नई ऐप अपडेट हो तो भाई साहब अगर छोटा मोटा एरर हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, है ना, क्योंकि नया एप्लीकेशन सब कुछ नया हो रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आराम से टेक्निकल टीम को बता देना, जो इंक्वायरी नंबर है उन पे आराम से फोन करना कि मैम या सर ये छोटा सा एरर है। हो सकता है इतनी सारी वीडियोस, पता है हजारों वीडियोस, कम से कम 20,000 के लमसम वीडियोस हमने रिकवर करके डाली है नई ऐप पे। तो क्या होगा ना कि थोड़ा बहुत कहीं कोई वीडियो मिसमैच होगी, कोई सीक्वेंस बिगड़ गई, हालांकि हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं, एक एक बैच को चेक कर रहे हैं यहाँ से पिछले 3 महीने से, लेकिन अगर फिर भी कुछ होता है तो प्लीज थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ काम करना, है ना। पेशेंस के साथ हमारी टीम से पेश आना, ज्यादा ऐसा ही मत करना, है ना, हल्ला वल्ला मत करना, क्योंकि अच्छी चीज को थोड़ा टाइम लगता है। और ये मत सोचना कि मैम थोड़ा सा ये चल रहा है वो चल रहा है, धीरे धीरे कोई एरर हो मुझे क्लास में मुझे बता देना। थोड़ा सा नई ऐप है समझने में प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन उसके लिए मैंने वीडियो शूट कर दिया है। उस वीडियो शूट को अगर आप देख लेंगे प्रॉपर तो आपको एप्लीकेशन में बहुत हैंडी है, बहुत हैंडी है, ऐसी बात तो नहीं है।
तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना। तो बस उसी में लगे हुए हैं, डर लग रहा है थोड़ा सा, इस संडे सैटरडे को मेरा यही काम रहेगा पूरा करना, एप्लीकेशन का ही देखना। चलो मनोज सर, ब्लैक पेज पे पीडीएफ देते हैं तो कोई कॉपी नहीं करता, ठीक है मैं सर को बोल देती हूँ व्हाइट पेज पे दे देंगे आपको पीडीएफ, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।